दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जीके और जीएस की जो प्रैक्टिस है ये ना केवल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए है, बल्कि ये हर उस एग्ज़ाम के लिए है जहाँ पर जीके और जीएस यानी सामान्य ज्ञान आपके सिलेबस का हिस्सा है। फिर चाहे वो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी हो, बट हमने इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के पैटर्न को रखा है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। आपके ऑप्शंस सोनभद्र, बलिया, चित्रकूट या ललितपुर। एंड ललितपुर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं मैप के अंदर कहाँ है ललितपुर। देखो ये जो दिख रहा है ये यही है ललितपुर। ये जो हल्का सा दिख रहा है लटका हुआ यही है ललितपुर। ठीक, और इसके जस्ट ऊपर है झांसी। और उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए जो हमने आपके सामने लिख रखी है। जैसे कुल ज़िले हैं 75, कुल मंडल 18 हैं, तहसील की संख्या है 351, नगर निगम है 17, आर्थिक संवाहक क्षेत्र हैं 4, एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक है जिसे सीता अशोक भी कहते हैं। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, राजकीय पुष्प है पलाश और 2 राजकीय भाषाएं हैं, एक हिंदी है और दूसरी उर्दू। ठीक, और इधर है हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक धनुष है, एक तीर है, गंगा और यमुना का संगम दे रखा है ये, और 2 मछलियाँ हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। वर्ष 1992 में। देखिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। 1992 में ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2002 में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन होता है। ठीक, वर्ष 2002 में। देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 1993 की धारा 21 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर वर्ष 2002 को किया गया था। देखिए जून 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिनका नाम है बालकृष्ण न्यायमूर्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है इस पद पर। चलिए अब जान लेते हैं हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ये एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री अरुण मिश्रा। ओके जी, चलिए तीसरा प्रश्न है, आपको बताना है निम्न हिमालयी नदियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी इस तरीके से इनको व्यवस्थित करना है। चेनाब, रावी, झेलम, जी नहीं। देखो मैं इस प्रश्न का डायरेक्ट बिना कन्फ्यूजन किए आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिंधु, झेलम, रावी और सतलज। चलिए मैप के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। सिंधु, झेलम, रावी और सतलज यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो सिंधु नदी ये है, इस तरह से ये वाली नदी है। ठीक है, और ये इंडस रिवर है, उससे नीचे है झेलम, उससे नीचे रावी एंड देन सतलज। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण का एक क्रम है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिए। भारत की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में भी आपको एक मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, जैसे गंगा और यमुना। ठीक, महानदी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इस तरह से ये प्रमुख नदियां हैं। और इधर है ब्रह्मपुत्र, ऐसे करके ऐसे। ठीक, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि नर्मदा और ताप्ती जो रिवर हैं उनका मुहाना है अरब सागर में, और बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसको भी आप ध्यान रखना। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ठीक, सिंधु घाटी की जो है दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों में एक तो काबुल है, कुर्रम और गोमल, इनको भी आप ध्यान रखिए।
ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है, भारत से कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, चलिए वीडियो को आप यहीं पॉज कीजिए और खुद से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आप इंडिया का एक मैप बनाइए, उसके आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उनको उसमें दर्शाइए और उनको काउंट कीजिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर दे दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी भारत से स्थलीय सीमा लगती है। मैप में आप और अच्छे से समझ पाओगे, जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड देन बांग्लादेश। ठीक है जी, तो ये 7 प्रमुख देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नाम दे रखे हैं, जैसे रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। डूरंड रेखा, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। ये देख रहे हैं आप, ये 106 किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि भारत के पीओके से अफ़गानिस्तान को टच करता है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, उसका माध्यम क्या है? मच्छर के काटने से होता है, दूषित भोजन या जल से होता है, कुत्ते के काटने से या हवा से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन और जल से होता है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे रखी है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस वायरस के द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन और जल के द्वारा होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में ये दूषित भोजन खाने से और जल के द्वारा दूषित जल का सेवन करने से ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। इससे तंत्रिका तंत्र यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है और यह विषाणु मस्तिष्क मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणामतः यह होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम होती हैं, यानी कि वो पहुंचा नहीं पाती, और परिणाम ये होता है कि वो बॉडी के उस हिस्से में पक्षाघात हो जाता है, यानी पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, आपको बताना है इबोला वायरस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इबोला वायरस का नाम देखिए नदी के नाम पर, शहर के नाम पर, या पर्वत के नाम पर, या राज्य के नाम पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जो इबोला वायरस है उसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए देखिए इबोला वायरस जो है इसमें क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कहाँ से आया। वर्ष 1976 में इबोला नदी जो है कांगो में है। कांगो एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, वहाँ एक नदी है इबोला, वहीं पर एक गांव स्थित है जहाँ इसकी जो है पहचान की गई थी, इस कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैल जाता है। मरीज के पसीने, मरीज के खून या श्वास से बचकर रहें, यानी कि इसकी प्रिकॉशंस हैं, क्या करना चाहिए, उसके पसीने से बचें, उसके खून से बचें, या उससे सांस जो ले रहा है उसके आसपास ना खड़े हों। ठीक है, इसकी चपेट में आने से टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, बाल झड़ना, ये सभी हैं इसके लक्षण हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ दे रखा है, जैसे फीवर है, लेक ऑफ एपेटाइट, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, वीकनेस हो सकती है, और डायरिया हो सकता है आपको, जैसे रैसेस हो सकते हैं बॉडी पे, है ना, स्टमक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, ये सभी इबोला वायरस के लक्षण हैं। ठीक, तो इबोला जो नाम है ये एक नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, और ये नदी कांगो प्रदेश जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है कांगो, वहाँ पर बहती है। ओके, 7वां प्रश्न है, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा सागर की गहराई मापी जाती है? एंडोस्कोपी, देखिए एंडोस्कोपी से तो शरीर के आंतरिक भागों की जांच की जाती है। ठीक, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फैदोमीटर। तो फैदोमीटर के द्वारा सागर की गहराई मापी जाती है। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा जो पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि को मापा जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ हमने दे रखे हैं यंत्र और उनसे होने वाले जो काम हैं उनके बारे में। ठीक, जैसे अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा, एनीमोमीटर से वायु का वेग, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, कार्डियोग्राफ से हृदय की गति, क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापने वाला एक यंत्र है। एंडोस्कोपी शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करती है। लैक्टोमीटर दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है इससे, और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, और हमारे प्रश्न का सही उत्तर था फैदोमीटर। सागर की गहराई फैदोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है लोशांग त्यौहार भारत के किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। लोशांग त्यौहार भारत के सिक्किम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और अन्य प्रमुख त्यौहार जो हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्यथा पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इजीली आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो इस पीडीएफ को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम में जो सिक्किम से रिलेटेड है लोशांग त्यौहार। ठीक है, सिक्किम का एक प्रमुख त्यौहार है और इसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। भूटिया और लेपचा जनजाति के लोग इसे फसल कटाई के अवसर पर सेलिब्रेट करते हैं। भूटिया और लेपचा, यानी भूटिया और लेपचा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। ठीक है, भारत के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं और उनके स्टेट, जैसे ओणम और विशु ये केरल के प्रमुख त्यौहार हैं। वैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु, लोसर असम और सिक्किम, हरेली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सरहुल झारखंड, करमान ये है झारखंड में, हेमिस उत्सव जो है जम्मू कश्मीर में, उगादि उत्सव कर्नाटक में, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, लाई हरोबा मणिपुर, चपचारकूट मिजोरम और रथ यात्रा ओडिशा में। ये उनके प्रमुख त्यौहार और स्टेट के नाम दे रखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर ही लेना आप। ठीक है, वहाँ पर आपको हर टेस्ट की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है 9वें प्रश्न का उत्तर। आपके ऑप्शंस नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, रणजीत सिंह या दिलीप सिंह। देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक, जो सिख साम्राज्य था उसके अंतिम शासक थे दिलीप सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। ध्यान रखना, दिलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। 1848 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में उनकी पराजय हो जाती है और उन्हें पंजाब और जो पंजाब क्षेत्र था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए की पेंशन दे दी जाती है और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाता है। ओके, 10वां प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था। यानी कि आपको बताना है शिवाजी के विदेश मंत्री का नाम बताइए, उसको क्या कहते थे। और इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए डी, यानी सुमंत। ठीक है, जो सुमंत नाम का पद था वो विदेश मंत्री को दे रखा था। शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 मंत्री इस प्रकार थे, जैसे पेशवा जो थे प्रधानमंत्री की तरह कार्य करते थे और राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन का संचालन भी करते थे ये। ठीक है, अमात्य जो थे आज के जो वित्त मंत्री हैं उसके समान थे, यानी आय और व्यय का ब्यौरा ये रखते थे। वाक्यानवीस राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करना, राजा की सुरक्षा और गुप्तचर विभाग का कार्य भी इनको दे रखा था, यानी कि एक टाइप से ये आज के गृह मंत्री के समान थे। चिटनिस या सुरनवीस ये पत्राचार विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। और सुमंत थे विदेश मंत्री। ठीक है, सर ए नौबत ये सेनापति थे। ठीक है, यानी डिफेंस मिनिस्टर कहा जा सकता है इनको। पंडित राव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये धार्मिक मामलों की देखरेख करते थे और उनसे रिलेटेड जो निर्णय होते थे वो लेते थे। न्यायाधीश यानी न्याय विभाग के जो अध्यक्ष थे ये थे। तो इस प्रकार ये 8 पद हैं शिवाजी के अष्टप्रधान। ठीक, 11वां प्रश्न है, आपको बताना है राज्यपाल केवल उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश डैश ने की हो। यानी इस डैश की जगह खालिस्तान की जगह आपको भरना है कौन आएगा। जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो, मुख्यमंत्री ने की हो, राष्ट्रपति ने की हो या राज्य के मुख्य न्यायाधीश ने की हो। देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। राज्यपाल केवल उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी नियुक्ति की सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल कभी भी उसे अपनी मर्जी से बर्खास्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, राज्यपाल तब तक उसको बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक कि उस व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। ध्यान रखना, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। यानी कि विधानसभा में मुख्यमंत्री को जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक राज्यपाल उसे उसके पद से नहीं हटा सकते। ठीक है, लेकिन अगर वह विधानसभा में विश्वास खो देता है, यानी उसे बहुमत नहीं प्राप्त है, तो उसे त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ऐसा प्रोविज़न किया गया है। ओके,
चलिए 12वां प्रश्न है, आपको बताना है 4 फरवरी 1928 को किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 4 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लेते हैं। गुजरात के बारदौली में यहाँ की प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान 30% की वृद्धि कर दी, यानी किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी, जिसके कारण यहाँ के किसानों ने इसका विरोध किया और वर्ष 1928 4 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस विरोध का जो नेतृत्व था किया उन्होंने। ठीक है, और इस आंदोलन के बाद बढ़ा हुआ लगान उसको घटाया गया, 6.03% उसको कर दिया गया, 30% से कम किया गया। ठीक है, इसको इतना। आंदोलन की सफलता के कारण यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022-23 की विजेता टीम कौन थी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम, देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो था 2022-23 का, उसे सौराष्ट्र ने जीता और सौराष्ट्र ने किसको डिफीट किया, इसको किया बंगाल को। ठीक है, इसको हराया, इसने जीता। ठीक है, और हुआ कहाँ था, ये हुआ था कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। ओके, ध्यान रखना। चलिए, और 14वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है। सुजाता सिंह, विजेता सिंह, अपर्णा कुमारी या लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लक्ष्मी सिंह बनी है उत्तर प्रदेश जो है पुलिस विभाग की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। ठीक, और पुलिस कमिश्नर ऑफ गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये बनी है। चलिए 15वां प्रश्न है, आपको बताना है हाल ही में एक जिला एक खेल योजना शुरू करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। और ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, अपना उत्तर प्रदेश। जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना वर्ष 2018 से शुरू हुई, उसी प्रकार एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो 75 ज़िले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इसमें 75 ज़िलों से प्रत्येक ज़िले से एक खेल की पहचान की जाएगी। उससे संबंधित जो भी खिलाड़ी इंटरेस्ट लेंगे, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको क्षेत्रीय से राज्य स्तरीय और राज्य स्तरीय से नेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में आपका 16वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में भारत और किस देश की सेना के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र जो सैन्याभ्यास है किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्याभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच किया जाता है। आपके ऑप्शंस फ्रांस, जापान, अमेरिका या सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है एक्सरसाइज है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच संपन्न होती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और हैं, बहुत सारी हैं, बट यहाँ पर जैसे याद रखिए आप, जैसे इंडिया और जापान के मध्य होती है सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन। ठीक है, ये इंडिया और जापान के बीच। इंडिया और फ्रांस के बीच होती है शक्ति वरुण एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, और इंडिया और अमेरिका के बीच होती है जैसे वज्र प्रहार, अभ्यास तर्कश, टाइगर ट्रम्फ। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17, और 17 में हमने रखे थे 16 क्वेश्चन। नॉर्मली हम 15 क्वेश्चन रखते हैं, बट इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, बट कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन होंगे आपकी उतनी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जीएस फाइटर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। ओके, हर टेस्ट पेपर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और टारगेट सीरीज़ के अलावा हम लोग हिंदी सीरीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हिंदी सीरीज़ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है हिंदी वाला, हम वहाँ पर एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी सीरीज़ को भी कंटिन्यू करिए और साथ में ये टारगेट सीरीज़ को भी कंटिन्यू करिए। ठीक, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।